हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में और वेरिएशन ऑफ जी के बारे में भी बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और उस लॉ का यूज करते हुए हम लोग डिराइव किए थे इनवर्स स्क्वायर लॉ का। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल क्या होता है कि अगर अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो वापस से क्या होता है, नीचे आता है नहीं आता है, कुछ दूर ऊपर जाता है फिर नीचे आना शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थ के सरफेस की तरफ लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा होता है? अर्थ लगा रहा होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर टू मासेस है तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक मास तो अर्थ हो गया और दूसरा मास हमारा पेन मार्कर हो गया। तो मार्कर को अर्थ क्या कर रहा है? एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो किसका है? अर्थ का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के द्वारा वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर वो क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो एक एक्सेलरेशन भी लगेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो था हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन देखा भी गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा नीचे ही आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? एक्सेलरेशन की वजह से। और वो जो एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा होता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होता है। क्लियर है? आ रहा समझ में? कंसेप्ट समझ में है? फ्री फॉल क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस से नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब वो अर्थ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा होता है या जो उसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा होता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो सपोज ये पेन है या ये ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मास क्या है? m, और वो नीचे आ रहा है किससे? एक्सेलरेशन g से। और उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है हमारा अर्थ। तो इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? तो अब देखिए अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा, उसको मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, और अर्थ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसको रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं। अब रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में ये जो उसके सरफेस से जो इस मास का जो दूरी होगा वो क्या हो गया? नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा? अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है और उसके रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर भी गया है तो क्या है? नेग्लिजिबल। यानी कि हमें डिस्टेंस किसके बीच का लेना था? उन दोनों के सेंटर के बीच का। यानी हमें डिस्टेंस यहाँ से नहीं मेजर करना है, हमें कहाँ से मेजर करना है? सेंटर से। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस लगभग किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर लग रहा होगा? जी। वो मास ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? क्लियर है? आ रहा समझ में यहाँ तक? और ये फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ को हम लोग जी से दिखाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से। तो इस फोर्स को m इंटू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी m मास ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इस m से ये m चला जाएगा, तो यहाँ से g इक्वल टू आ जाएगा g m अपन r का स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ हमें पता है, g का वैल्यू पता है कितना? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है? तो 6 इंटू 10 टू पावर 24 होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमें मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना है। तो मास ऑफ अर्थ कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। क्लियर है? यूनिट हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसका यूनिट जी का यूनिट भी हम लोग लास्ट वीडियो में डिराइव किए थे। तो जी का यूनिट क्या आता? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
क्लियर है, कोई दिक्कत? और यहाँ से हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। क्लियर है? इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जी का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 9.8 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जी का वैल्यू कैसे निकालें हम लोग? जी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किस कंसेप्ट का यूज़ किए? फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल से जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो फोर्स है वो क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसका है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेशन लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों बराबर होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? G m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो m1 ये मास, m2 हमारा मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है। ये बारे में हमने बात कर लिया। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है, तो उसको नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। और इन वैल्यूज़ को जब सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 9.8। तो अब हमें इस वैल्यू को याद करके रखना है कि जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आज समझ में कंसेप्ट फ्री फॉल का। और इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या ग्रेविटी भी बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर है? पूरा लिख लेते हैं। आज समझ में? क्लियर है? पूरा का पूरा क्लियर है आप लोग को? अब हम लोग देखेंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो वहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगे। क्लियर है? अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के अंदर में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या था? v² - u² = 2as। और थर्ड इक्वेशन क्या था? s = ut + ½ at²। तो ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन था हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में ये मोशन, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगे? तो कैसे चेंज होंगे? जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ में। क्लियर है? तो ए को किस में बदल देंगे हम लोग? जी में। तो v = क्या होगा? u + gt। क्लियर है? फिर यहाँ पे और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में। डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में। तो एस के जगह हमें किसको लिख देना है? एच को। तो v² - u² = 2। ए किस में चेंज हो जाएगा? जी में, और एस चेंज हो जाएगा एच में। और एस को एच लिख देंगे, ut + ½ gt²। ये तो बात हो गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जी का डायरेक्शन हमेशा क्या है? डाउनवर्ड। जी का डायरेक्शन हमेशा क्या है? डाउनवर्ड। क्लियर है? जी हमेशा नीचे की तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मोशन किधर की तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो फॉर अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ अगर मोशन हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि जी का डायरेक्शन नीचे है और मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर। तो यहाँ पे जी जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन के लिए ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए जी क्या होगा? प्लस में होगा। फॉर डाउनवर्ड मोशन जो जी होगा वो क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला ये चीज़ हमें याद रखना है कि जी के वैल्यू प्लस और माइनस कब लेके चलना है। तो जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो माइनस, और नीचे की तरफ होगा तो प्लस। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो किसी एक हाइट पे जाके वो फिर नीचे आने लगेगा। तो जो हाइट मैक्सिमम जाएगा उस हाइट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग एक केस पढ़ेंगे फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का स्टडी करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0।
तो फॉर मैक्सिमम हाइट जो v होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे अब उसके ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, जैसे u से मैंने किसी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका तो वो कुछ दूर ऊपर गया और यहाँ पे आने के बाद वो स्टॉप हो गया है। स्टॉप हो गया इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी 0। तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है, आया समझ में। तो जब भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर मोशन पड़ रहे होंगे तो ए को जी से रिप्लेस कर देंगे और एस को एच से। अपवर्ड मोशन होगा तो जी को नेगेटिव लेके चलेंगे और डाउनवर्ड के लिए जी को पॉजिटिव। क्यों लेके चल रहे हैं अभी क्लियर है, क्योंकि अपवर्ड मोशन में मोशन ऊपर हो रहा है और जी नीचे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन बताता है, प्लस माइनस, तो माइनस लेके चल लिए हम लोग। क्लियर है, आया समझ में। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे जाने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। अब वो वहाँ से अब नीचे आ रहा होगा तो जब वो नीचे आएगा तो वहाँ पे u 0 हो जाएगा। अब उसके लिए सेकंड केस हो गया ना ये, कि अब नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगा तो u क्या लेके चलेंगे, 0। ठीक है। जेंटली ड्रॉप बोला गया, क्या बोला गया, जेंटली ड्रॉप्ड, यानी यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि u की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। जेंटली ड्रॉप्ड वर्ड सुनते ही हम लोग u को क्या लेके चलेंगे, 0। और मैक्सिमम हाइट के बाद जब नीचे आने लगेगा तो वहाँ पे भी u क्या होगा, 0। क्लियर है, पूरा का पूरा केस क्लियर आप लोग को आ गया होगा समझ में। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ को और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्पेशल को जरूर देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से बता रखा हूँ कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, और ये भी बताया था कि ये हर चैप्टर में घुसने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, हमें गिवन कैसे लिखना है सारा चीज़ बता रखे हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th में भी अगर जानेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा, तो कैसे सोल्व करना है न्यूमेरिकल्स को ये बेसिक मैं बताया हूँ न्यूमेरिकल स्पेशल ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्पेशल को जरूर देख लीजिएगा कि न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करते हैं, गिवन कैसे लिखते हैं, ये इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कैसे करेंगे। क्लियर है, आया समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी, कि जी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, इस बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जी जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे फ्री फॉल में, तो जी का फॉर्मूला क्या आया था, जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये अर्थ सरफेस हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ हाइट पे जी कितना होगा, तो हम लोग कुछ हाइट एच पे और सरफेस से कुछ हाइट एच पे, यहाँ पे जी की वैल्यू को हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसको हम लोग लेके चल रहे हैं जी डैश। तो जी डैश क्या होगा, जी मास किसका होगा बेबी, मास ऑफ अर्थ, और आर किसके बराबर होगा, तो ये है आर ई आपका और ये क्या है एच। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच, तो लिखेंगे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको 1 और इसको 2 मान लिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो 2 को 1 से करेंगे तो इधर आ जाएगा जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी, और उधर क्या आ जाएगा जी एम ई अपन आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपन जी एम अपन आर ई का स्क्वायर। तो जी एम चला जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा ये आर ई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आर ई का स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अगर यहाँ से आर ई को कॉमन लेते हैं तो आर ई को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से आर ई क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा एच अपन आर ई का स्क्वायर। तो आर ई स्क्वायर चला जाएगा। अब इस नीचे में है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो उसको ऐसे लिख देंगे अब हम लोग कि 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2। क्लियर है, 2 नीचे में है ना, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत।
आगे समझ में। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए आपको एक अलग टाइप की मैथमेटिक्स होती है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे, अभी आप लोग को पता नहीं है तो मैं सोल्व करूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा वो, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जो होता है उस फार्मूला को अप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 माइनस 2h/r। तो जी डैश अपन जी कितना आ गया, 1 माइनस 2h/r। तो जी डैश हमें चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो जी डैश इक्वल टू आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h/r। क्लियर है? आया समझ में? तो ये किसके साथ था? हाइट के साथ। तो हाइट के साथ जी कैसे वेरी किया? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? आया समझ में? चलिए अब हम लोग देखेंगे डेप्थ के साथ। तो जी डैश, अब हमें हाइट पता हो, रेडियस तो पता ही है हमें, हाइट अगर पता चल जाए तो जी डैश की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाइट के साथ फॉर्मूला क्या याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। 1 माइनस 2h/r। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आप क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ अब कैसे वेरी करेगा, तो ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के कुछ सरफेस से कुछ x डिस्टेंस या d डिस्टेंस नीचे में g की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले g जो होता था अर्थ सरफेस के लिए वो कितना आया था, g me/re²। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर अर्थ सरफेस से नीचे आ रहे हैं, यानी अर्थ का मास चेंज होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, अर्थ का मास चेंज होगा। तो हम लोग पढ़े थे ना डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी मास जो है वो वॉल्यूम पे तो डिपेंड कर रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मास क्या होगा, चेंज। यानी यहाँ पे अगर मास को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर रो मानते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ को आर ही मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, आर ई। तो आर ई का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब अपन नीचे में क्या है, आर ई का स्क्वायर। तो आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब कट जाएगा, एक आर ई बचेगा। तो जी की वैल्यू आ जाएगी क्या, जी रो 4/3 पाई आर ई। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, जी डैश डेप्थ के साथ। तो अब ये टोटल आर ई है और ये डी है, तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर ई माइनस डी। तो अब जो स्फीयर बन रहा होगा अर्थ का वो कितना पे बन रहा होगा, आर ई माइनस डी पे बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। अब स्फीयर कितने पे बन रहा होगा, आर ई माइनस डी। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू निकालेंगे तो जी एम ई डैश अपन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, आर ई माइनस डी है ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना आया, आर ई माइनस डी। ये टोटल आर ई और ये डी, तो आर ई माइनस डी, तो डिस्टेंस आर ई माइनस डी लेके चलेंगे। अब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बहुत आसान है। अब जो मास होगा तो अब मास फिर से उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे, जी डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई। अब आर कितना हो गया है, आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का क्यूब अपन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर से ये 3 कट जाएगा, तो एक आर ई माइनस डी बचेगा। तो जी डैश कितना आ गया आपका, जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2। फिर क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा जी डैश बाई जी, और उधर आ जाएगा जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी, और इधर क्या आ जाएगा, जी रो 4/3 पाई आर ई। क्लियर है? जी से जी चला जाएगा, रो से रो, 4/3 से 4/3, पाई से पाई। तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा आर ई माइनस डी बाई आर ई। तो आर ई को आर ई से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस डी को आर ई से करेंगे तो डी बाई आर ई। क्लियर है? तो अब हम लोग फिर वही करेंगे काम, जी निकालेंगे तो जी डैश निकालेंगे, तो जी को उधर लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे, जी डैश निकालेंगे तो जी उधर जाएगा, तो जी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 1 माइनस डी बाई
आर ई आ जाएगा। क्लियर है? तो डेप्थ के साथ 1 माइनस डी बाई आर ई और हाइट के साथ 1 माइनस 2h बाई आर ई। क्लियर है? तो अब दोनों फार्मूला को अगर एक साथ लिखें तो जी डैश अगर हाइट के साथ था तो क्या था, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई, और डेप्थ के साथ क्या था, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। क्लियर है? तो दोनों फार्मूला हमें याद रखेंगे। डेप्थ का वैल्यू दे रखा होगा तो जी का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, नया जी का वैल्यू, और हाइट भी पता होगा तो हम लोग नया जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान था। डेप्थ के साथ आपको याद रखना है कि डेप्थ में अगर नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ चेंज होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ चेंज होगा तो मास चेंज होगा, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करके सोल्व करना है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। क्लियर है? आया समझ में आप लोग को? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, डेरिवेशन करने में मजा आया नहीं आया? आ रहा होगा। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे जो भी पढ़ना होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आज के वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।